हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। इनका एक कहानी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिच की कहानी। पहले हम ये जान लेते हैं लॉरेंस कोलबर्ग कहाँ के निवासी थे। लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। तो चलते हैं हम हिज की कहानी के बारे में जान लेते हैं। एक आदमी था, उसकी पत्नी का तबीयत खराब था, मैंने बीमारी से ग्रसित था, कोई बड़ा बीमारी से, कैंसर से ग्रसित था। तो वहाँ का एक केमिस्ट था जो उस बीमारी का दवा बनाया था। तो दवा बनाया था तो उसको अपना सामान बेचने के लिए उसको मुनाफा चाहिए था। तो हिज ने क्या किया, उसके पास गया, कहा मुझे दवा दीजिए और थोड़ा बहुत अभी हम पैसा देते हैं, बाद में फिर दे देंगे। तो वो केमिस्ट ने कहा कि नहीं, ये दवा हमने बनाई है और हम पूरा कीमत लेंगे तभी दवा देंगे। तो हिज अपने दोस्तों यारों से कुछ पैसा जमा किया और फिर दवा लेने गया, तो भी नहीं दिया। तो हिज क्या किया कि उसके अगले रात जाके उसके दुकान से दवा चोरी करके ले आया। यही हिज की कहानी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यही है हिज और इसकी पत्नी बीमार है। कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोलबर्ग ने अमेरिका के वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत और नैतिकता विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता, मॉरलिटी यह वह गुण है जिसमें सही और गलत की पहचान नहीं होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता जान पाता है। मॉरलिटी जो है, इसमें उसे सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती है। वह कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। तो उतना विकास हो नहीं पाता। दुविधा नैतिक दुविधा इसमें ये होती है कि हम ये काम करें या ना करें। जैसे हिज के पास दुविधा हुआ, चोरी करे या ना करे। अगर नहीं चोरी करेंगे तो उसकी पत्नी मर जाएगी, चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। तो यही दुविधा है। फॉर एग्जाम्पल, हिज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं कर पाता, उसी को हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं, डिलेमा कहते हैं। अब आ गया नैतिक तर्क। सही और गलत के बारे में डिसाइड लेने में शामिल क्रियाओं की नैतिक तर्कन कहते हैं। तो जैसे हम सही और गलत का डिसाइड करने के लिए उसे हम नैतिक तर्कन कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना, हिज की चोरी ने चुना। सही और गलत किसको चुना था? हिज को चुना था। तो वो क्या चुना? चोरी का रास्ता चुना। अगर ज़रूरत पे अगर किसी का जान बच सकता है तो चोरी करके भी बचाया जा सकता है, ऐसा नहीं। कोलबर्ग नैतिकता के 3 लेवल दिए। कोलबर्ग ने नैतिकता का 3 लेवल दिए। नंबर 1 पे है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, प्री कन्वर्शनल स्टेज, 4 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में होती है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। 4 से 10 साल के बच्चे को जिसमें सही और गलत का पता नहीं रहता है, बच्चा को गलत है तो हाँ कह दो तो हाँ और नहीं तो नहीं। अवस्था नैतिक तर्कन दूसरे लोगों को मानकों के अनुसार होती है। इसे 2 भाग में बांट, तो नैतिक प्राक रूढ़िगत है, इसको 2 भाग में बांटा गया। एक है दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन आधारित होती है। जब हिज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेंगे तो उसे सज़ा मिलेगी। तो ये हो गया कि जैसे बच्चा है तो बच्चा को हम कोई काम कहते हैं करना,
तो कोई बच्चा प्यार से ला देता है, नहीं कोई बच्चा है तो उसको डर लगता है कि नहीं ला देंगे तो मारेंगे, इस वजह से करता है। यही हुआ नैतिक तर्क। साधनात्मक सापेक्ष उन्मुक्तता, इस अवस्था को जैसे को तैसे कहते हैं। कभी कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसी व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही खुद से करेगा। तो जैसे को तैसा, जो हम किसी बच्चे से जैसे बात करेंगे वैसे वो बच्चा हमसे बात करेगा। रूढ़िगत नैतिकता स्तर सेकेंड स्टेज है। कन्वर्सनल स्टेज 10 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में होती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों को मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है। 10 से 13 वर्ष की बच्चा जो होता है इसमें मॉरलिटी आ जाती है, माने सोचने की शक्ति थोड़ी बहुत हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे को दूसरे मानकों के अंदर समावेश कर लेते हैं, वो दूसरे के देख कर अकॉर्डिंग उसके अनुसार काम कर लेते हैं। इसमें 2 भाग में बांटा गया है। अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुक्तता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, दूसरों के साथ भला बन कर अनुमोदित अर्जित करता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्तता, लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें बच्चों का कानूनी और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भावना विकसित करता है, क्योंकि इसके पास उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो रेड लाइट पर पार करते हैं इसलिए नहीं करेंगे। तो अब जैसे हम एक बात बताते हैं आप लोग, जैसे कोई रेड लाइट पे अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो क्या उसे बचाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? उसे बचाना चाहिए। तो समय के अनुसार जो भी क्रिया होता है उसे लोग वक्त के अनुसार करता है। इसी को हम लोग कानून एवं व्यवस्था की उन्मुक्तता, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, पोस्ट कन्वर्सनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर, इसमें डिसाइड या खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि सही और गलत। 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, इसमें स्वतंत्र कोई भी बच्चा हो, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, तो वो उसमें सोचने की क्षमता आ जाती है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं उसमें करने की उपेक्षा आ जाती है। इसको 2 अवस्था में बांटा गया, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मिटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए, इसमें लोग समाज में लोग समझते हैं कि इसे नियम भला के लिए बनाया गया। अगर रेड लाइट नहीं होगा तो गाड़ी जो चलती है वो क्या चलेगी, इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा, इधर से, तो क्या होगा उसका प्रक्रिया जाम, ट्रैफिक जाम का हो सकता है। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। तो अभी हम पहले बताए कि अगर कोई एक्सीडेंट रेड लाइट पे हो जाता है तो क्या उसको बचाना ज़रूरी है या उसे छोड़ देना ज़रूरी है? तो बचाना ज़रूरी है, पहले तो उस नियम को तोड़ा जा सकता है। रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी। सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत में कोई भी किशोर अवस्था का जो भी होता है उसे अपने आप से, न कि वह दूसरे का बात सुनेगा, उसको जो मन होगा वही करे। इसमें किशोर दूसरे के फ़ायदों के लिए अपना जान पर खेल जाते हैं। इस अवस्था जो होता है कि वह दूसरे को कुछ बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए वह जान पे खेल लेता है। कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इसके सिद्धांतों के आलोचना कैरोल गिलियन ने की थी। एक कैरोल गिलियन थे जो कोलबर्ग के सिद्धांतों के बारे में उस पर चर्चा किए। आप ये गलत क्या कर रहे हैं, उसमें जेंडर वाइज किए थे, जैसे महिला के बारे में नहीं बताए, सिर्फ पुरुष के बारे में बताए थे, यही जेंडर वाइज किए थे, इसी चलते उनका उल्लेखन किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि कोलबर्ग अपने में महिलाओं को कम प्राथमिकता दिए थे। इसमें जेंडर वाइज किया था तो महिलाओं को कम प्राथमिक दिया और पुरुष की ज़्यादा दिया। मेल एंड फीमेल की
मोरल रिलीजियस में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी, महिला के बारे में बताने के लिए नहीं दी। तो चलिए, कोलवर्क ख़त्म हो गया है और आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में इस बारे में बोलें वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करें। अभी हम नया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके। और आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।